फ्रेंड्स, आज की क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे कोई भी डेड मोबाइल पे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ पे चेक करना चाहिए ताकि कोई भी डेड सेट जो भी क्वालकॉम का सीपीयू बेसिस मोबाइल हो उसको आसानी से आप लोग कैसे रिपेयर कर पाए। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर बड़े, यू आर वाचिंग टेक्निकल चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका पास कोई भी मोबाइल आता है, स्टेप 1 में आप लोग सबसे पहले जो वीबस लाइन है जिसका अंदर 5.2 वोल्टेज होता है, जो कनेक्टर नीचे वाला पीसीबी से यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इस कनेक्टर से हमें 5.2 वोल्ट या 5 वोल्ट जो भी आपका चार्जर पे होता है वहाँ पे वीबस वोल्ट सबसे पहले इस ओवीपी आईसी में आता है और ओवीपी से आके इस चार्जिंग आईसी का अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये सब लाइन आपको पहले चेक कर लेना है। और आज हम लोग मेनली फोकस करेंगे पीएम आईसी के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चार्जिंग आईसी में कोई भी इजीली काम कर लेता है तो यहाँ पे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। आज पीएम आईसी के ऊपर हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जैसे वीबस इन हो जाता है और उसका बाद वीपीएच वोल्टेज यहाँ से आउट होना शुरू हो जाता है। यहाँ से वीपीएच वोल्टेज आउट होता है इस कॉइल्स का माध्यम से, यहाँ से पूरा सिस्टम पीएम आईसी का अंदर चला जाता है और यहाँ से एक सिग्नल क्या होता है आईसी के अंदर जाके फिर वीवैट के लिए वोल्टेज आउट करता है। और यहाँ पे फिर फ्यूल गेज एक सिस्टम बनाया है और आजकल जो मॉडर्न आईसी जो लेटेस्ट आईसी आ रहा है, ये जो फ्यूल गेज आईसी इस चार्जिंग आईसी का अंदर ही इनबिल्ट कर दिया है। तो इससे भी आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि काम आसान हो रहा है। बट आपको सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं होने की वजह से डेड सेट हम लोग रिपेयर नहीं कर पाते। तो हम लोग का आज का मेन मुद्दा था कि हम लोग पीएम आईसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को कौन सा सेक्शन में पहले चेक करना है, कौन सा वोल्टेज को हमें पहले चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैं कुछ वीडियो बनाया था, लेकिन ये थोड़ा और अपडेट आप लोग को समझाने के लिए हम लोग आज कोई सेट का ऊपर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, पहले इसको समझने का कोशिश करूँगा, क्योंकि ये अगर समझ जाओगे आप लोग कोई भी सेट में प्रैक्टिकल काम कर सकते हैं। यहाँ पे आईसी का नंबर अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल सभी का ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो चलिए अभी हम लोग ये जो वीपीएच पावर जो वोल्टेज 3.7 आउट होगा यहाँ से, ठीक है, ये बैटरी लगा रहेगा तो आपको 3.7 वोल्टेज आउट होता है, जो देखिए वीपीएच पावर लिखा है, या मैक्सिमम 4.2 वोल्टेज हो सकता है, मतलब 3.7 से 4.2 वोल्टेज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वोल्टेज सीधा हमारा पावर आईसी का अंदर जाएगा। तो मैं थोड़ा पावर आईसी का पास आपको लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे हम लोग का वीपीएच लाइन हम लोग को मिल गया, इस पॉइंट में हम लोग को चेक करना है कि वीपीएच पावर 3.7 वोल्टेज आउट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर 3.7 वोल्टेज आउट हो गया तो अच्छा बात है, और नहीं होगा तो हम लोग को इस आईसी पे भी एक बार चेक करके देख सकते हैं, इस कॉइल को निकाल के, कि यहाँ से लाइन शॉर्ट है या आगे से शॉर्ट है। अगर यह इस तरह के इधर से शॉर्ट होगा तो कॉइल को एक बार निकल के हम लोग को देख लेना है कि इस तरफ शॉर्ट हो रहा है ना इस तरफ शॉर्ट हो रहा है। इस तरफ होने से आईसी पे हम लोग काम करेंगे, अगर इस तरफ शॉर्ट होगा तो हम वीपीएच लाइन जहाँ जहाँ पे गया उधर हम लोग को शॉर्ट को फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये लाइन आगे जैसे हम लोग का पीएम आईसी पे जाता है, एक्चुअली आज का क्लास पीएम आईसी का ऊपर ही कौन सा वोल्टेज को पहले चेक करना है उसके बारे में जानकारी देना है। तो ये लाइन हम लोग सीधा अभी इस आईसी के ऊपर चलेंगे, जो हमारा पीएम आईसी है ये वाला, ठीक है। ये हमारा PM8937 वाला आईसी है। अगर इस चीज़ को आप लोग समझ जाओगे तो कोई भी आईसी पे आप लोग इजीली काम कर पाओगे। इसी प्रिंसिपल में चलता है, सिर्फ थोड़ा 1-2 लाइन और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, सिस्टम ज़्यादा हो जाने की वजह से, लेकिन बेसिक फंडा यही है। तो यहाँ पे वीपीएच पावर इन होना शुरू हो जाता है। ये जो कुछ कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, ये सब कैपेसिटर का माध्यम से क्या होता है, ये जो वीपीएच पावर इसका अंदर इन हो जाता है। उसके बाद इसका पहले जैसे वीपीएच पावर इन होता है तो सबसे पहले कौन सा वोल्टेज में ट्रिगर होता है वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग हायर एलडीओ वाला जो S4 वाला वोल्टेज जो हम चेक करेंगे कौन सा लोकेशन है, तो हम लोग सीधा चला जाएंगे लेआउट में चलेंगे। तो
लेआउट नहीं, सॉरी, हम लोग स्कीमेटिक में चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग S4 वाला सप्लाई देखेंगे, जो कि ये इधर देखिए आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए वोल्टेज स्विचिंग जो हमारा S4 वाला सप्लाई दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए ये Vreg S4, इस वोल्टेज को सबसे पहले हम लोग को चेक करना चाहिए, जिसका कि देखिए यहाँ पे स्कीमेटिक में हर चीज़ देके रखता है। तो इतना आप लोग का नॉलेज, जिसको नॉलेज है उसको देखने का जरूरत नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले जैसे ही इसका अंदर VBUS इन हो जाता है तो सबसे पहले ये Vreg S4 जो 2.05 वोल्टेज, देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, मैं कोई अपना दिमाग से नहीं बोल रहा। यहाँ पे देखिए पावर फॉर हाई वोल्टेज LDOs वोल्टेज है, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ लिखा हुआ मिलेगा, आपको बिल्कुल घबराने का ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये वोल्टेज में आपका प्रॉब्लम आएगा तो आपका सेट डेड कंडीशन में रहेगा। तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आउट हो रहा तो आपको इस IC को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये, अगर ये ऑन नहीं होगा तो आगे सप्लाई भी बंद रहता है। तो ये इसको जैसे ट्रिगर मिल जाता है, ये फिर S3 जो सप्लाई उसको ट्रिगर करता है। तो हम लोग देख लेंगे S3 कहाँ पे है। तो ये देखिए इसका जस्ट ऊपर है S3, ठीक है। तो सेकेंड टाइम जो ट्रिगर होगा जो कि S3 है, इसका वोल्टेज 1.325 है, तो 1.3 मान के चलिए, ठीक है। तो ये जो देखिए यहाँ पे दिया है पावर फॉर लो वोल्टेज LDOs, ये पावर फॉर लो वोल्टेज LDOs ये दोबारा फिर PMIC का अंदर एंट्री होता है, ठीक है। तो उसका बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसको जैसे ट्रिगर मिल जाता है, ये इस लोअर LDO को ट्रिगर करता है, फिर ये भी चालू होता है। फिर ये जब चालू होता है, ये किसको, फिर हम लोग कहाँ पे कौन सा सप्लाई चेक करेंगे, इसके बाद हम लोग LDO वोल्टेज जो होता है L3, उसमें हम लोग चेक करेंगे कि L3 सप्लाई जो कि CPU इंटरनल मेमोरीज के लिए होता है, ठीक है। तो जैसे हमारा ये लोअर LDO एक्टिव हो जाता है, उसके बाद ये फिर हमारा को जो LDO वोल्टेज है जो कि मैं नीचे दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसका नीचे होगा, इधर देखिए जो L3 वाला सप्लाई है, देखिए अभी यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा जो L3 सप्लाई किस चीज़ के लिए बना है। ये देखिए L3 Vreg L3 जो लोअर LDO है, जो PM का 118 पिन से निकल रहा है। मैं बीट मैप में भी आपको चेक कराएंगे। देखिए L3 जो सप्लाई है 118 नंबर पॉइंट से निकल रहा है, बॉल से निकल रहा है, और ये किस काम के लिए यूज़ होता है वो भी यहाँ पे दे दिया। देखिए Vreg L3 यहाँ पे दिया VDD MX, ठीक है। ये इंटरनल जो मेमोरी होता है CPU का अंदर, उसके लिए यूज़ किया गया। यहाँ पे देखिए VDD MX जो CPU का अंदर इंटरनल मेमोरी उसको एक्टिव करने के लिए। तो ये भी अगर आपका सप्लाई नहीं मिलेगा तो आपका फ़ोन डेड रहेगा। तो इस कंडीशन में भी आपको PMIC को ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, मतलब ड्राइंग का माध्यम से दिखाता हूँ थोड़ा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग ये जो हायर LDO एंड लोअर LDO का पोजीशन दिखा देता हूँ कौन सा कॉइल में है। तो देखिए हमारा पावर फॉर हायर LDOs, इसका लोकेशन हम लोग देखेंगे और इसका लोकेशन देखेंगे। तो L0804 इसको लोकेशन हम लोग एक बार चेक करेंगे। लोकेशन में लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए L दोबारा देख लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए ये L0804 है और ये L0803 तो इसका लोकेशन हम लोग एक बार देख लेंगे। देखिए यहाँ पे L0803 यहाँ पे एक हम लोग को मिल गया। ये देखिए L0804 और एक है L0803। आपको दो कॉइल नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये L0803 और L0804। दोबारा एक बार डायग्राम में देखिए जो L0803 नंबर वाला जो है वो हमारा पावर फॉर लोअर LDO
और जो 4 नंबर वाला है वो हाई वोल्टेज मतलब हायर एलडीओ के लिए बना है। ठीक है, तो इसका पोजीशन आप लोग दोबारा देखिए। एक पोजीशन ये है, देखिए L0804 हायर एलडीओ और L0803 लोअर एलडीओ। मैं थोड़ा इसमें भी बता देता हूँ इस जगह में। तो ये हमारा जो दिखाई दे रहा है कॉइल, ये है हमारा हायर एलडीओ और ये जो कॉइल दिखाई दे रहा है ये हमारा लोअर एलडीओ है। इसका सप्लाई दोबारा आईसी का अंदर एंट्री हो जाता है, इसका भी सेम दोबारा आईसी का अंदर एंट्री हो जाता है। ये जैसे ऑन होता है तो वो तुरंत उसका बाद इसको ये ऑन कर देता है, जो कि हमारा हायर एलडीओ लोअर एलडीओ। और जैसे लोअर एलडीओ हमारा चालू हो जाता है उसका बाद ये एलडीओ जो L3 वाला सप्लाई 1.2 वोल्ट जो कि हमारा CPU इंटरनल मेमोरी को एक्टिव करता है, जो जिसका पोजीशन हम लोग एक बार देख लेंगे। L3 का जो पोजीशन है 1.2 वोल्ट, उसका एक बार हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस जगह में हमने जैसे दिखाया था जो LDO वाला सप्लाई है L3 वाला, देखिए ये L3 सप्लाई। और हमें कौन सा वाला कैपेसिटर में इसका टेस्टिंग पॉइंट मिलेगा, देखिए L3। यहाँ से हम लोग सीधा नीचे जाएंगे और इस कैपेसिटर में जैसे हम लोग चेक करेंगे इसका वोल्टेज हम लोग को मिलेगा। तो एक बार इसका लोकेशन देख लेता हूँ। देखिए कैपेसिटर C0903, तो यहाँ पे C0903 ये वाला कैपेसिटर है। तो एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को ये वाला जो कैपेसिटर। अगर इस कैपेसिटर में सप्लाई नहीं आ रहा है तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा CPU का अंदर जो इंटरनल मेमोरीज होता है वो एक्टिव नहीं होगा और हमारा सेट डेड रहेगा। तो सबसे पहले इसका वोल्टेज हमें चेक करना है, ठीक है, जो कि है 2 वोल्ट 2.05 वोल्ट, उसको चेक करना। उसके बाद हमें ये लोअर एलडी को चेक करना। इसका वोल्टेज हम लोग को 1.3 वोल्ट होना चाहिए। जैसे ये होता है फिर इसको ट्रिगर करता है, जो कि हमारा LDO वोल्टेज 3 जो कि 1.2 वोल्टेज है, इसको ट्रिगर करते हैं। क्यों, किस लिए करते हैं, क्योंकि ये CPU का अंदर जो इंटरनल मेमोरीज है उसको चालू करने के लिए इसको ट्रिगर करना पड़ता है। अगर ये तीनों में किसी में भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपको सप्लाई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तब आपको इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो आगे चलते, जैसे हमारा L3 एक्टिव हो जाता है उसके बाद L3 क्या करते हैं, S2 जो वोल्टेज है उसको एक्टिव ट्रिगर करता है। तो S2 हमारा देखेंगे कौन सी जगह में इसका कौन सा वाला कॉइल है। अभी 7 बजे से हम लोग नहीं चेक कर सकते, इसके लिए हम लोग का स्कीमेटिक है। यहाँ पे S2 सप्लाई मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे S2 आपको नज़र आएगा। देखिए ये हमारा S2 सप्लाई, देखिए हमारा S1 और S2 का ये वाला कॉइल है। देखिए यहाँ पे पावर फॉर MSM कोड एंड GRA कोड, तो कोड होता है जो हमारा कंप्यूटर में कोड होता है, वैसे मोबाइल के अंदर भी कोड होता है जो कंट्रोल प्रोसेसर यूनिट बोलता है, जो मेन पार्ट होता है। तो उसको चालू करने के लिए हम लोग को ये जो S2 वाला वोल्टेज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला अगर इसमें भी हमें वोल्टेज नहीं मिलता है, जो S2 वाला सप्लाई है इसका 1.2 वोल्ट होता है, 1.225 बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग CPU कोर का वोल्टेज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कौन सा वाला कॉइल है, तो हम इसको कॉपी करेंगे और ऐसे देख लेंगे लेआउट में। तो यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे और देखेंगे। तो देखिए ये वाला L दिखाई दे रहा है आपको, जो L0802 यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए L0802 जो कि हमारा CPU का अंदर, ये जो CPU इसका अंदर कोड है उसको एक्टिव करने के लिए, अगर जो कंट्रोल प्रोसेसर यूनिट होता है एक्चुअली वही कोड होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को एक्टिव करने के लिए ये वोल्टेज बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये वोल्टेज भी हम लोग को नहीं मिलेगा तब भी हमारा सेट डेड रहेगा। तो मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ
दोबारा दिखाता हूँ इस जगह से, मतलब इस वाला इसमें हम लोग को चेक करना है। चौथा नंबर पे हमें इस कॉइल को चेक करना है, जो कि ये हमारा CPU का कोर वोल्टेज ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कौन सा में जाएंगे, उसके बाद हम लोग S5 चेक करेंगे। S5 वोल्टेज जो कि 1.2 वोल्ट, ये भी 1.2 वोल्ट होता है। S5 अभी हम लोग चेक करेंगे कहाँ पे, S5 इसका इस तरह सीक्वेंस में नहीं होता है, इसका कुछ सीक्वेंस जैसे हम लोग बोल दिए, सबसे पहले कौन सा वोल्टेज, उसके बाद कौन सा, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो जैसे हमने सबसे पहले बताया था हायर LDO, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये ट्रिगर होता है, उसके बाद LDO 3 सप्लाई, उसके बाद फिर हम लोग अभी चलेंगे S5 में। जो S5 वोल्टेज हम लोग को इधर देखेंगे किसका अंदर S5 वोल्टेज आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे S5 वोल्टेज हम लोग को दिखाई दे रहा है। S5 एंड S6 एक साथ ही दोनों है, मतलब 5 नंबर S5 एंड S6 ये हम लोग को कितना वोल्ट होता है, 1.2 वोल्ट होता है। ये भी 1.2 वोल्ट का होता है, जो कि बहुत हाई एम्पेयर प्रोड्यूस करता है। और ये पावर फॉर देखिए MSM APC का जो CPU का अंदर एप्लीकेशन सेक्शन होता है, उस सेक्शन में ये सप्लाई दिया जाता है। अगर ये सप्लाई आपका मिसिंग हो जाएगा, ये दोनों कॉइल में कोई भी शॉर्ट या सप्लाई नहीं आ रहा है, तो कॉइल कभी शॉर्ट नहीं होता है, गलत बात ओपन हो जाता है। मतलब कभी भी अगर यहाँ पे सप्लाई आपको नहीं मिलेगा तो आपका जो भी CPU का अंदर एप्लीकेशन है वो ओपन नहीं होगा, चालू नहीं होगा। इसका मतलब आपका फ़ोन डेड रहेगा। तो ये सप्लाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे S5 एंड S6 एक साथ कर दिया क्योंकि एम्पियर का ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक बार हम लोग S5 एंड S6 लेआउट में देख लेंगे कौन सा है, जबकि हमारा L805 एंड 806। तो इसका हम कॉपी करेंगे और देखेंगे हमारा कौन से लोकेशन में है। हर चीज़ यहाँ पे आपको इजीली मालूम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे L0805 और एक हम लोग को 0806, ये दो एक साथ ही है, जो कि CPU का अंदर एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। तो एक बार हम लोग ऑन ग्राउंड देख लेंगे। ये देखिए ये वाला और ये वाला जो सप्लाई 1.2 वोल्टेज है CPU का अंदर जाता है, ठीक है। CPU का अंदर जाके एप्लीकेशन को चालू करने के लिए ये सप्लाई होता है। तो एक बार हम लोग बीट मैप में भी आपको दिखा देता है दोनों का सप्लाई कहाँ जा रहा है। तो एक बार हम लोग बीट मैप ओपन करेंगे और ये दो कॉइल है, देखिए इसका और इसका एक बार लाइन कर देता हूँ हमने। देखिए ये इसका अंदर से निकल रहा है, ये भी इसका अंदर से निकल रहा है। आउट होगा देखिए यहाँ पे, अगर जैसे हम लोग आउट करेंगे देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एक साथ जॉइंट है। और हमारा इसका जो एप्लीकेशन के लिए पावर सप्लाई CPU के अंदर ये सप्लाई जा रहा है, इसलिए मैं इस तरह लाइन करके आपको दिखाया ताकि आप लोग को और भी आसानी से समझ में आए, ठीक है। और इसके लिए जो कैपेसिटर अगल बगल में रखा है, इस साइड में उल्टा तरह यहाँ पे इसका फ़िल्टर करने के लिए कैपेसिटर वगैरह लगाया। तो अगर यहाँ पे इस कैपेसिटर में कभी फॉल्ट होगा आपको मालूम चल जाएगा कि ये हमारा कोर सप्लाई का वोल्टेज है, सॉरी एप्लीकेशन को एक्टिव करने के लिए सप्लाई है। तो ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है और अगर कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग को अच्छा नॉलेज, अच्छा जानकारी दे, ताकि आप लोग को किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत ना पड़े, घर बैठे आप लोग आराम से सीख पाए। तो अभी आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग, तो जैसे ये 5 और 6 नंबर वाला ट्रिगर हो जाता है, उसके बाद ये दोनों सप्लाई क्या करता है, इसका जो ACP को चालू करने के साथ साथ ये दोबारा ये फिर क्या करते हैं, जैसे ये इसको APC को चालू कर देता है CPU का अंदर, उसके बाद ये तुरंत हमारा L5 को भी ट्रिगर कर देते हैं। ये चालू होने के बाद ये फिर L5 को ट्रिगर करते हैं। तो हमारा एक बार L5 वाला सप्लाई देखेंगे कौन सी जगह में, तो जो कि LDO सप्लाई है। तो हम लोग नीचे चलेंगे, L5 को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे L10 के ये L5 वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस लाइन को कभी भी आप लोग हल्का से नहीं लेना। इसका देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर यूज़ किया गया 0 ohms का रजिस्टर,
और कहाँ से यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ किया गया, तो इसको हम लोग एक बार फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले कैपेसिटर को फाइंड आउट करेंगे जो कि यहाँ पे 1.8, यहाँ से यही वाला 80% जो 80 से 90% मान के चलो मोबाइल का चारों तरफ ये फैला हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई है, इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे देखेंगे इसका लोकेशन ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आना चाहिए जो कि L5 वाला वोल्टेज है। 1.8 LDO वोल्टेज जो 5 होता है, ठीक है। तो 80 से 90% यही इस लाइन में प्रॉब्लम होता है, जिसका कारण पूरा सेट डेड रहता है। तो ये क्यों ऐसा होता है, जबकि ये जैसे एक्टिव होता है तब तुरंत ये क्या करता है, आपका जो क्लॉक सिग्नल वगैरह जो क्रिस्टल वगैरह है उसको चालू करता है। यही पावर, अगर ये आपका मिसिंग होगा तो आपका क्रिस्टल भी चालू नहीं होगा जो LDO 5 है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई है। तो एक बार हम लोग इसका डायग्राम में वीट मैप में देखेंगे सप्लाई कहाँ कहाँ जा रहा है, तब आप लोग को और कन्फर्म हो जाएगा कितना इम्पोर्टेंट सप्लाई है, ठीक है। तो हमने इसका लोकेशन देख लिया कौन सी वाला है। तो अगर बीट मैप में हम लोग चेक करेंगे तो बीट मैप में हम लोग आ गया जो कि ये है, ये जो कैपेसिटर का देखिए ये लाइन हम लोग को कहाँ कहाँ जा रहा है वो आपको हाईलाइट कर दिया है। आप लोग को देख पा रहे हैं मैक्सिमम जगह में ये सप्लाई हम लोग को हर एक सेक्शन में चला गया। देखिए ये सप्लाई कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा इसको बीट मैप में आपको दिखाया। तो ये वोल्टेज अगर आपका मिसिंग हो जाएगा तो आपका, और इसी लाइन में ज़्यादातर फॉल्ट होता है, ठीक है। तो और हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये सप्लाई अगर एक्टिव नहीं होगा आपको ये क्रिस्टल भी चालू नहीं होगा, ठीक है। और क्लॉक सिग्नल वगैरह जनरेट नहीं कर पाएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ये एक्टिव हो जाता है ये फिर क्रिस्टल को भी ट्रिगर करता है, और उसके बाद ये LDO चालू होने के बाद ये फिर L7 को भी ट्रिगर करता है। तो ये सप्लाई कितना इम्पोर्टेंट है आपको समझ में आ रहा है। देखिए हर एक सेक्शन में ऐसे कोई जगह ये नहीं पहुंचा है कि हर एक जगह में ये है, आप लोग देख लीजिए। इसलिए मैं नेटवर्क सेक्शन में भी ये हर एक जगह में पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है, दोनों 4G PFA के अंदर भी गया है, ठीक है। यहाँ पे WCN वाईफाई नेटवर्क IC के अंदर भी गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई है। तो एक बार हम लोग इसका रजिस्टर को भी चेक कर लेता हूँ। ये जो 0 ohms का रजिस्टर जा रहा है L5 का डिफ़ॉल्ट ऑन, देखो कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसको एक बार हम लोग चेक कर लेता हूँ कहाँ जा रहा है, लोकेशन पहले देख लेता हूँ। और देखिए ये वाला रजिस्टर है, तो एक बार हम लोग बीट मैप में भी देख लेता हूँ जो रजिस्टर है। ये वाला रजिस्टर है, देखिए इसका कनेक्शन देखिए हम लोग, जो ये कैपेसिटर होते हैं इस रजिस्टर होते हैं पूरा सेक्शन में फैला हुआ है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। तो 80 से 90% इस लाइन का फॉल्ट का वजह से आप लोग का सेट डेड रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्रिस्टल को भी चालू, ये जैसे ऑन हो जाता है तो क्रिस्टल ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, ठीक है। इस लाइन अगर ब्रेक होता है तो क्रिस्टल भी चालू नहीं होता है। फिर इसके अंदर 100 BB क्लॉक, स्लिप क्लॉक ये सब तय नहीं हो पाता है, ठीक है। उसका बाद अभी हम लोग जैसे ये सप्लाई एक्टिव हो जाता है L5 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क दे के रख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये चालू हो जाता है उसके बाद L7 को ट्रिगर कर देता है जो कि एनालॉग सिग्नल के लिए। तो L2 सप्लाई पर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे लेआउट में, यहाँ पे देखेंगे स्कीमेटिक में जो L2 वाला जो हमारा ये चालू होता है उसके बाद, ठीक है। ये हम लोग पावर सीक्वेंस इसलिए बता रहा हूँ कि जानना बहुत ज़रूरी है किसके बाद किस में हम लोग चेक करें, ठीक है। वीरेज L2, ठीक है। तो L2 हम लोग चेक करेंगे,
ये देखिए L2 हमारा LPDDR रैम के लिए, और जो MIPI जो डिस्प्ले का ग्राफिक वगैरह, उसके बाद कैमरा का, ये सब लाइन में ये सप्लाई जाता है जो 1.2 सप्लाई। ठीक है, तो बहुत बंदों को जब भी फॉल्ट आता है फ़ोन में ये सब लाइन में, तो उनको मालूम नहीं कि कौन सा सप्लाई में हम लोग चेक करेंगे और कौन सा वोल्टेज पे हम लोग काम करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले जो हम लोग L5 वाला बताया, L5 वाला ही सबसे ज़्यादा फॉल्ट उधर से ही होता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग बाकी का इधर आप डायग्राम देख के खुद आइडिया लगा सकते हैं। तो मैं L5 तक बताया था, L5 तक ही आप अभी इस वीडियो में यहाँ तक कि हम लोग क्लास को रखते हैं। आगे क्लास में और बताएंगे, क्योंकि यहाँ तक ही ज़्यादातर फॉल्ट होते हैं, इसलिए मैं यहाँ तक आपको बता दिया, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग चाहते तो मेरा वीडियो देख के घर बैठे भी सीख सकते हैं। जिसको समझ में नहीं आएगा तो हमारा क्लासरूम में आ सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और आपको कहीं पे भी अच्छा लगे उधर भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह क्लास को कराते हैं ताकि आप लोग को आसानी से कोई भी डेट से रिपेयर कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो L5 वाला, इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप करेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे। और यहाँ पे स्टॉप करेंगे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा कि जो L5 जो 1.8 वोल्टेज कितना इम्पोर्टेंट है। VREG L5 1.8 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज यहाँ पे हम लोग क्लास को ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास इससे आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो क्लास बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को आपको यहाँ तक याद रखो। अगर यहाँ तक आप फाइंड आउट कर लोगे तो आप इजीली डेट सेट को चालू कर सकते हो। ठीक है, और आगे का हम लोग नेक्स्ट किसी क्लास में कराएंगे किसका बाद कौन ट्रिगर होता है। ठीक है, तो ये ट्रिगर के लिए मैं ये क्लास कराया था आप लोग को। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास था, स्टेप बाय स्टेप इसके बाद कौन सा चेक कराना, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स वीडियो इतना ही है। आप लोग खुश रहे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।